नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल की संख में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे सभी प्रकार की सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत चर्चा करूँगा। सहकारी समिति का निर्वाचन, सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने की जरूरत है ताकि हम सहकारी समितियों का निर्वाचन बिहार सहकारी समिति नियमावली, बिहार सहकारी समिति अधिनियम और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम और नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में करा सकें। देखिए, राज्य में सहकारी समितियों की संख्या काफ़ी है। लगभग नेशनल डाटा पोर्टल पर जो आंकड़े बता रहे हैं, यदि मुझे सही याद है तो 26,000 सहकारी समितियां निबंधित हैं। इसमें सभी प्रकार की सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां, केंद्रीय सहकारी समितियां और शीर्ष तथा राज्य स्तर की सहकारी समितियां हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या पैक्सों की है और दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की है। लगभग 8,053 पैक्स ग्राम पंचायत के संतक के रूप में विद्यमान है। शेष 410 पैक्सों का पुनर्गठन नगर पंचायत पैक्स के रूप में करना है। इसी तरह सहकारी दूध उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या भी 8,000 के आसपास है, निबंधित है वे। शेष अन्य समितियां हैं, जिसमें प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, बुनकर संघ, केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जीविका समितियाँ, FPO, गृह निर्माण सहयोग समितियाँ, इस तरह की बहुत सारी समितियाँ हैं जो निबंधित हैं, अस्तित्व में हैं, जिनका निर्वाचन कराया जाता है। और मैं आपसे चर्चा करूँगा कि जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में 2008 में संशोधन किया गया तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया 14 क में कि राज्य सरकार चाहे तो किसी खास सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या सहकारी समितियों के वर्गों के पुनर्गठन के निर्वाचन की जिम्मेवारी प्राधिकार को सौंप सकती है। और इसके आलोक में जाहिर है कि अभी वर्तमान में सहकारी समितियों का निर्वाचन और मतदाता सूची की तैयारी के कार्य का पर्यवेक्षण, अधीक्षण और नियंत्रण बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा किया जाता है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन 2008 में पारित अधिनियम के द्वारा हुआ। यह प्राधिकार एक सदस्यीय है, जिसके अध्यक्ष होते हैं। प्रारंभ में 2008 में अधिनियम पारित होने के बाद 2009 में पैक्स चुनाव के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य प्राधिकार को दी गई, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दी गई। इसने सफलतापूर्वक पैक्स निर्वाचन का संचालन किया। कालांतर में 1935 के अंतर्गत निबंधित सभी सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी के निर्वाचन से संबंधित सारी प्रक्रियाओं के संचालन, पर्यवेक्षण और अधीक्षण की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंप दी गई। इतना ही नहीं, 2013 में जब बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन हुआ तो बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित सभी सहकारी समितियों की निर्वाचन की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंप दी गई। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इस दायित्व का निर्वाह भी तो बखूबी किया है। वर्ष 2012 में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कई अधिसूचनाएं निर्गत की। एक अधिसूचना में उसने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह अधिसूचित किया। साथ ही उप विकास आयुक्त, जिला सहकारिता पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह घोषित किया गया। इसी तरह
प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी 100 घोषित किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित करने का अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया। इसी साल एक अन्य अधिसूचना में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन के लिए जो जिला के सदर मंडल के अनुमंडल अधिकारी थे उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किया गया और उन्हें अधिकार दिया गया कि वे अपनी सहायता के लिए अधस्थ पदाधिकारियों यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी या भूमि सुधार उप संभारता को उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार निर्वाचन संपन्न कराता है। बहुत तेज़ी से करा है, संपन्न करा है निर्वाचन। अब मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूंगा कि बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार को कोई निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होता है तभी वह निर्वाचन कार्य कराता है। और निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित करने के सक्षम प्राधिकार कौन है? राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी समिति या राज्य स्तर की समिति के लिए अधिकार निबंधक या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को है। प्रमंडल स्तर पर अधिकार प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक संयुक्त समितियों को दिया गया है प्रमंडल स्तर की समितियों के संदर्भ में। और जिला स्तर पर जो समितियां हैं और वैसी भी समितियां जो सहायक निबंधक द्वारा निबंधित होती हैं, प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां, उनके निर्वाचन, उनके प्रबंधकारिणी के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया है। कहने का अभिप्राय है कि सभी तरह की सहकारी समितियों, भले वे प्राथमिक हो या केंद्रीय हो या राज्य स्तर की हो, शीर्ष सहकारी समिति हो, वे 1935 के अधिनियम के तहत निबंधित हो अथवा 1996 के अधिनियम के तहत निबंधित हो, उनके प्रबंधकारिणी समिति के संचालन की निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी स्पष्टतः जिला बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी गई है और वह बखूबी इस काम को अंजाम दे रहा है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा जिला बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार के पत्रांक 717 जो मई 2024 में निर्गत हुआ है उसकी चर्चा करूँगा। इस पत्र में मतदाता सूची तैयारी और सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात का उल्लेख है कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन देय होने के 200 दिन पूर्व प्रायः सहकारी समिति का निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है। किसी न किसी सहकारी समिति का निर्वाचन यह चलते रहता है, सालों भर चलते रहता है। कभी कभी बल्क में होता है, समूह के रूप में चुनाव होता है, कभी कम संख्या में होता है चुनाव। सहकारी समिति की चर्चा मैंने की कि दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, पैक्स, व्यापार मंडल, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जीविका, पीवीएस, बीबीसीएस, मधुमक्खी पालन सहयोग समिति, बुनकर समिति, गेहूं निर्माण समिति, चुनाव चलते रहता है इनका प्रबंधकारिणी के हेतु। अब यह इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया पत्रांक 717 में कि किसी भी सहकारी समिति का निर्वाचन देय होने के 200 दिन पूर्व जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जो भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को नामित किया गया है, वे जिला पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह की अनुमति से प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे। इस पर्यवेक्षीय पदाधिकारी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। पर्यवेक्षीय पदाधिकारी का उल्लेख करने के साथ साथ इस पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सहकारी समिति अपने निर्वाचन के देय होने से 100 पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की नियुक्ति की चर्चा मैंने की। एक बात मैं भूल गया जिसकी चर्चा मैंने कर देना चाहता हूँ कि दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों में पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की नियुक्ति का अधिकार जो उनके अपने पर्यवेक्षीय पदाधिकारी होंगे कम्फेड के एमडी को दिया गया है। लेकिन कम्फेड का एमडी इसकी सूचना संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को देंगे, यह प्रावधान किया गया है। इस पत्र में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि जिस सहकारी समिति का निर्वाचन देय हो उसे अपने निर्वाचन देय होने की तारीख से 180 दिन पूर्व 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर
प्रबंध समिति की बैठक बुलाना होगा और जिसमें प्रारूप मतदाता सूची पर विचार किया जाएगा, जिसका मुख्य एजेंडा होगा। उसको नोटिस निर्गत करना होगा और नोटिस को चिपकाना होगा विभिन्न जगहों पर। उसमें स्पष्ट कर देना होगा कि इस बैठक में सहकारी समिति के आगामी निर्वाचन के लिए प्रारूप मतदाता सूची पर विचार किया जाएगा। यदि किसी सदस्य को आपत्ति हो तो वे लिखित में अपने आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति का दायित्व है कि इस बैठक की सूचना वह नामित पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को भी देगी, क्योंकि उस बैठक में पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को भी उपस्थित रहना है। अब इस बैठक में समिति के प्रबंधक और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से मतदाता सूची 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम भाग में तो विगत मतदान की मतदाता सूची होगी, जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का विधिवत हस्ताक्षर और मुहर होना चाहिए। यदि उपलब्ध नहीं हो तो अधिकांश सहकारी समितियों के विगत निर्वाचन की मतदाता सूची बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड है, जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है और मिलान किया जा सकता है। खंड क में इसका उल्लेख रहेगा। खंड ख में उन सदस्यों का नाम रहेगा जिनका नाम विगत निर्वाचन के बाद मतदाता सूची में जुड़ा गया है, और खंड ग में उन सदस्यों का नाम रहेगा जिनका नाम विगत मतदाता सूची के बाद विलोपित किया गया है। मैं यहाँ नए सदस्य के नाम जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी चर्चा कर दूंगा। बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 है, उसका रूल 8 यह जिक्र करता है कि कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जिसमें कतिपय योग्यताएं हैं वह सहकारी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। पहली योग्यता के रूप में यह वर्णित है कि वह 18 वर्ष से कम उम्र का है। दूसरी योग्यता यह है कि वह सोसाइटी का या किसी अन्य सोसाइटी, किसी अन्य संबद्धता प्राप्त सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मी हो। सपोज कीजिए पैक्स है तो पैक्स का संबद्धता व्यापार मंडल से भी रहता है, डीसीसी से भी रहता है, कई मामलों में केंद्रीय सरकारी उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति से भी रहता है, तो उनके कर्मचारी इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया, मैं प्राथमिक सहकारी समिति की बात करूंगा कि प्राथमिक सहकारी समिति की जो भी संबद्धता जिससे है उसके भी वेतनभोगी कर्मी इसके सदस्य नहीं हो सकते, या इसका स्वयं वेतनभोगी कर्मी हो इस प्राथमिक सहकारी समिति का, वह भी सदस्य नहीं हो सकता है, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होगा। तीसरा है कि यदि कोई व्यक्ति पागल हो या दिवालिया हो तो वह भी सहकारी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। और चौथा है कि यदि वो दिवालिया घोषित करने के लिए उसने आवेदन दिया हो या दिवालिया की स्थिति आ गई हो तो वह भी सदस्य नहीं होगा। एक अन्य प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध के लिए जिसमें नैतिक दुराचार का अपराध भी शामिल हो, सज़ा हो गई हो और यह सज़ा बरकरार हो, सज़ा रद्द नहीं हुई हो, तो सज़ा समाप्ति के 5 वर्ष तक वो व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य होने की योग्यता नहीं रखता है। मोटा मोटी रूल 8 में जो योग्यताओं का जिक्र है वह सभी सहकारी समितियों पर लागू होता है। इसको आपको हमको ध्यान रखना है, वह सभी सहकारी समितियों पर लागू होता है, किसी भी स्तर की सहकारी समिति हो। खासकर 1935 के संदर्भ में मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अब जो सदस्य योग्य हैं वे चाहते हैं कि उनका नाम जुटे, तो कैसे सदस्य बनेंगे? इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है। जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली है उसके रूल 7 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता है तो वह विहित प्रपत्र फॉर्म 5 में सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति को अपना आवेदन देगा। यह आवेदन अन्य सहकारी समितियों के संदर्भ में ऑफलाइन है, लेकिन पैक्स की सदस्यता के लिए यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। इस पर रजिस्ट्रार ने अगस्त में पत्र निकालकर विस्तृत प्रकाश में डाला है। अब विहित प्रपत्र में उसने आवेदन दिया तो उसमें प्रावधान है रूल 7 में 1 के अंतर्गत, सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, कि सहकारी समिति का प्रबंधक या प्राधिकृत व्यक्ति उसको उसका रिसीविंग देगा। यदि उस व्यक्ति ने सदस्यता के लिए आवेदन किया रूल 7 के अंतर्गत और उसको रिसीविंग नहीं मिल रहा है विहित, तो वह जिला सहकारिता पदाधिकारी ARCS और BDO के यहाँ जाएगा, उनके यहाँ आवेदन देगा, वे उसकी रिसीविंग उसको देंगे, प्राप्ति देंगे और इस आवेदन को संबंधित सहकारी समिति को सहित कर देंगे। अब जब सहकारी समिति को आवेदन प्राप्त हो गया तो रूल 7 के अंतर्गत उसको 15 दिनों के अंदर उस पर फैसला लेना है, निर्णय लेना है। यह निर्णय
और उसको निर्णय क्या लिया यह संसूचित करना है। यदि स्वीकृत हुआ तो ठीक है, स्वीकृत हुआ तो जो विधि में निर्धारित प्रवेश शुल्क है और उसकी राशि है उसको जमा करना होगा। रूल 7(3) में यह प्रावधान है, रूल 7 के सबसेक्शन 3 में प्रावधान है कोई भी व्यक्ति तभी संस्था के अधिकारों का उपभोग कर सकेगा जब वो विधि में निर्धारित प्रवेश शुल्क और शेयर की राशि जमा कर दे, जमा कर दे। ठीक है, उसका स्वीकृत हो गया तो सदस्य का एक प्रावधान है जो पैक्स के लिए है, अन्य समितियों में नहीं है। सदस्य वे होते हैं जो जिन्हें मात्र ₹1 जमा करने का अधिकार दिया जाता है। अन्य सहयोग समितियों में सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी स्थिति है कि हो सकता है कि उसे स्वीकृत किया, सदस्य के रूप में स्वीकृत किया, उसे अस्वीकृत कर दिया और स्वीकृत करने का निर्णय उसको संसूचित किया। तो अस्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया तो अस्वीकृत करने के निर्णय के 60 दिन के अंदर उसके रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के संबंध में समक्ष अपील करने का अधिकार है। वर्तमान में अपील सहायक निबंधक द्वारा सुना जाता है। सहायक निबंधक या रजिस्ट्रार के प्राधिकृत अधिकारी जो हैं, जैसा उचित समझे, यदि वो आदेश देंगे उसके अपील को स्वीकार करेंगे तो विधि में निर्धारित प्रवेश शुल्क और शेयर की राशि जमा करके संस्था के अधिकारों का उपभोग कर सकता है। एक स्थिति यह बन सकती है कि आपको समिति उसके प्रस्ताव पर कोई निर्णय संसूचित करे, न स्वीकृत करे न अस्वीकृत करे, तो इस स्थिति में डिम्ड मेंबरशिप का प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो डिम्ड मेंबर हो जाएगा और संबंधित बैंक में संधारित सरकारी समिति के खाता में वो विधि में निर्धारित प्रवेश शुल्क और शेयर की राशि जमा करके संस्था प्राप्त कर लेगा। यह मैं सदस्यता पर आया। पहले मैंने बताया कि सदस्य बनने की योग्यताएँ क्या है और सदस्य किस तरह बनाया जा सकता है। सदस्यता बनने की जो प्रक्रिया है वह उसका आजकल मुख्य रूप से पैक्सों में ही प्रचलित है और पैक्सों में ऑनलाइन मेंबरशिप के माध्यम से लाखों लोग सदस्य बन रहे हैं। इस पर कुछ न्यायिक निर्णय भी आया है जिसकी एक चर्चा मैं कर दूंगा कि एक रूल 7 के सबसेक्शन 4 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि वह सदस्य बनने की योग्यता रखता है और उसके परिवार का कोई भी सदस्य सहकारी समिति का सदस्य नहीं है और उसने प्रबंध समिति की संस्था के लिए आवेदन दिया परंतु प्रबंध समिति ने उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया, तो AR को, DCO को और BDO को यह आवेदन पड़ेगा। AR, DCO और BDO को उनको अधिकार है कि संबंधित व्यक्ति को वह संस्था प्रदान करें। माननीय उच्च न्यायालय के एमजेसी में इस अधिकार को अल्ट्रा वायरस घोषित किया था, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको माननीय उच्च न्यायालय को स्टे कर दिया है, स्टेटस को कर दिया। खैर मैं अब आगे बढ़ूँगा। अब जो प्रबंधकारिणी समिति को 180 दिन पूर्व बैठक करना है तो उस बैठक में वह इस तरह की मतदाता सूची के 3 खंडों में लेकर जाएगी। पुराने सदस्य कौन थे विगत मतदान के समय, नए सदस्यों को इनको जोड़ा गया, नए सदस्य कैसे जोड़े जा सकते हैं मैंने आपको बताया है। और उसके बाद तीसरा खंड होगा हटाएगा सदस्यों को। तो देखिए सहकारी समिति की सदस्यता से हटाना बहुत कठिन है। 2-3 स्थिति होती है जिससे कोई सदस्यता से हट सकता है। पहले कोई आदमी सदस्यता से परित्याग कर दे तो इसके लिए भी उसको प्रबंध समिति को 3 महीने पूर्व सूचना देना होगा और लगातार 1 साल तक वो सदस्य रहा हो और उस पर यदि कोई ऋण आदि बकाया नहीं हो तभी उसको संस्था से उसकी त्यागपत्र को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा एक है कि रूल 8 में जो योग्यताएं निर्धारित हैं जिसकी चर्चा मैंने की, यदि वह किसी व्यक्ति में आ जाए तो वह भी सदस्यता से हट जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और एक है कि प्रबंध समिति चाहे तो किसी व्यक्ति को सदस्यता से हटा सकती है बशर्ते वह दिए गए ऋण की अदायगी नहीं कर रहा हो या ऐसा काम कर रहा हो जो सरकारी सोसाइटी के हित में नहीं हो, उसे सरकारी सोसाइटी की बदनामी हो रही है तो उसको भी प्रबंध समिति सदस्यता से हटा सकती है, निष्कासित कर सकती है। तो ये 3 तरह की जो सूची होगी इसमें जो नए सदस्य जोड़े गए हैं उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि कैसे जोड़े गए हैं और हटाए गए हैं उनका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इन तीनों तरह की सूची को M1 में समेकित करके हस्ताक्षर होगा प्रबंधक का, अध्यक्ष का या सचिव का, जैसी स्थिति हो, और उसको
पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी काउंटर साइन करेंगे, तब उसको जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजा जाएगा। अब मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा कि यह प्रावधान, जिन प्रावधानों की मैंने चर्चा की, मुख्य रूप से प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित है। हमारे यहाँ केंद्रीय सहकारी समिति और राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी समितियों की निर्वाचन की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दी गई है। केंद्रीय सहकारी समिति में मुख्य रूप से हमारे यहाँ व्यापार मंडल हैं, या फिर भेजफेड की संघ की समितियाँ हैं, या दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ हैं। तो इस तरह की सहकारी समितियों में प्राथमिक सहकारी समिति सदस्य होते हैं। तो यहाँ थोड़ा मतदाता सूची का जो फॉर्मेट होता है थोड़ा भिन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि व्यापार मंडल पुरानी विधि के अंतर्गत निर्मित है तो उसमें मतदाता सूची के 2 भाग होगा। एक भाग में सदस्य जो समितियां हैं उनका जिक्र होगा, और दूसरे भाग में जो व्यक्तिगत किसान हैं उनका जिक्र होगा। इसी तरह नए व्यापार मंडल में जो प्रथम भाग में पैक्स का उल्लेख होगा, और द्वितीय भाग में जो अन्य सहकारी समिति आदि संबद्धता प्राप्त है तो उनका उल्लेख होगा। इसी तरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की जो मतदाता सूची बनेगी तो उसके भी में इंडिविजुअल मेंबर नहीं होते हैं, पैक्स मेंबर होते हैं। तो 3 भाग बनेगी। पहला भाग में तो पैक्स और व्यापार मंडल का नाम रहेगा, उसके प्रतिनिधि का नाम रहेगा। यहाँ डेलीगेट का नाम होगा। प्राथमिक सहकारी समिति में व्यक्तिगत सदस्य होते हैं, यहाँ पैक्स या सहकारी समिति मेंबर होती है और उसके डेलीगेट अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ डेलीगेट समिति का नाम और डेलीगेट अध्यक्ष का नाम होगा। हो सकता है किसी सहकारी समिति का निर्वाचन लंबित हो, किसी पैक्स का निर्वाचन लंबित हो, तो वहाँ डेलीगेट के नाम में अध्यक्ष लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव कॉलम में निर्वाचन की तिथि का भी जिक्र किया जाता है। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का 3 भाग में मतदाता सूची बनेगा, बाद में समेकित किया जाएगा। प्रथम भाग में पैक्स और व्यापार मंडल के डेलीगेट्स का नाम रहेगा। दूसरे भाग में बुनकर सहयोग समिति, प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति और प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष का नाम रहेगा। और तृतीय भाग में प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति और तृतीय भाग में उन समितियों का नाम होगा जो जिनका नाम जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन जिनका नाम उन 2 सूची में, प्रथम 2 सूची में नहीं आ पाया है। इस बात की मैंने चर्चा कर दी कि जो बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी का जो पत्र है उसमें बहुत डिटेल में इसकी चर्चा नहीं की गई है, या जो सेंट्रल समिति है वो कैसे होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर दूंगा। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में पैक्स, प्रथम सूची में पैक्स व्यापार मंडल के साथ साथ केन यूनियन का भी, CTCM यूनियन का भी नाम रहेगा। दूसरे में बुनकर और मत्स्यजीवी सहयोग समिति का, और तीसरे में अन्य समितियों का। इसी तरह से राज्य स्तर की जो शीर्ष सहकारी समितियां हैं, उनसे जो संबंधित समितियां हैं, जिला हो या राज्य स्तरीय समितियां हों, उनके नाम का उल्लेख रहेगा। अब मैं फिर वापस लौटता हूँ। समेकित मतदाता सूची जैसे ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्राप्त हो जाएगी समिति की, तो उसकी जांच करेंगे जिला सहकारिता पदाधिकारी, और जो प्राथमिक सहकारी समिति के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, प्रबंधक स्तरीय सहकारी समिति के संबंध में संयुक्त निबंधक हैं, और राज्य स्तर की सहकारी समिति के संबंध में निबंधक या उसके मनोनीत प्रतिनिधि सक्षम पदाधिकार है। तो उसकी जांच करेंगे, अभिलेख की मांग करेंगे, यदि कुछ गड़बड़ी लगी तो उसको सुधार करके उसको अंकित करेंगे और उसकी सूचना समिति को देंगे। अब यह समिति को जो प्रारूप मतदाता सूची समर्पित करनी है वो अपने इलेक्शन के निर्वाचन देय की तिथि से 150 दिन पूर्व। इसके बाद 30 दिन का समय मिलता है जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी या जो सक्षम पदाधिकार है उसकी जांच करेंगे। अब उनको 120 दिन पूर्व निर्वाचन प्रस्ताव समर्पित कर देना है, या चर्चा की गई उस पत्र में, और उसमें वो राशि भी जमा देना होगा समिति को। राशि प्रत्येक बूथ का 5000 है, एक बूथ में 700 मतदाता रखे गए हैं। राशि RTGS नेफ्ट किया जाएगा, जिसमें उसमें जो विवरण देंगे उसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम और तिथि रहेगा कि कब किया है उन्होंने RTGS नेफ्ट किया है। साथ ही अपने संभावित मतदाताओं की संख्या भी देंगे, और अपनी विधि जो अद्यतन विधि है उसकी एक प्रति भी जिला सहकारिता पदाधिकारी या सक्षम पदाधिकार के कार्यालय में जमा करेंगे। अब यह प्रस्ताव बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी इस पर अग्रेतर कार्रवाई करेगा। तो आज के अंक में मैं आपसे इतना ही चर्चा करूंगा, फिर हम अगले अंक में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे
चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। विगत दिनों में कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अब मैं कोशिश करूंगा कि निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में, जैसे मैंने आज निर्वाचन प्रस्ताव के समर्पण की चर्चा की, अगले एक में मैं प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन, आपत्ति निष्पादन और मतदाता सूची के अपडेशन की चर्चा करूंगा। उसके बाद के अंकों में मैं नामांकन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की चर्चा करूंगा, और फिर मैं मतदान तथा मतगणना के बारे में भी तथ्यों की चर्चा आपसे करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।